हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एनएमसी इंस्टीट्यूट में। जैसा कि कल की जो क्लास चल रही थी, जो आपको वन वर्ड से रिलेटेड क्लास कराई गई, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आज उसी क्रम में क्लास रखी गई है कि जो क्लास आपकी हुई है उससे रिलेटेड आज उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी कि कैसे क्वेश्चन इससे पुट किए जाएंगे। तो क्या आपको प्रिपरेशन जो आपकी जो चल रही है उसका आपका थोड़ा सा रिव्यू लिया जाएगा? तो आज क्लास कंटिन्यू करते हैं हम एक्सरसाइज क्लास। तो अभी टॉपिक वन वर्ड ही चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डिस्क्रिप्शन दिया है कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स आर सेंटेंस, यानी जो एक लाइन आपकी जो राइट की जाएगी उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन यानी इसके लिए चूज करना है जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या दिया है कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स का मतलब क्या है कि एक तो हो गया सिंगल वाइफ, दूसरा मोर देन टू वाइफ्स, और यहाँ पर जो बात की गई कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। मेनी वाइफ्स का मतलब जिनके बहुत सारी पत्नियां हों। वाइफ का प्लूरल क्या बनाते हैं? वाइफ्स बनाते हैं, जो कि आपको नाउन में पढ़ाया ही जाएगा कि वाइफ का प्लूरल क्या बनता है? वाइफ्स बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स यानी ऐसी प्रथा जिसमें दो से अधिक यानी बहुत सारी पत्नियों को रखने की यानी जिनसे शादी करने की जो बात की जा रही है। तो ऑप्शन जो पहला दिया है बायोगेमी, फिर दिया है मोनोगेमी, नेक्स्ट है पोलोगेमी, और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है मैट्रिमनी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये स्टेटमेंट कुछ इस टाइप दिया होता, कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, तो उसका आंसर हो जाता ए, बायोगेमी। क्योंकि द्विपत्नीकरण के लिए यानी दो वाइफ्स के लिए क्या यूज करते हैं? बायोगेमी। और मोनोगेमी, मोनोगेमी किसके लिए है? सिंगल वाइफ के लिए है। और नेक्स्ट क्या दिया है? पोलीगेमी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पोलीगेमी। और मैट्रिमनी किस चीज से रिलेटेड है? वैवाह संबंधी या विवाह संबंधी, उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो बहुपत्नी के लिए हम क्या यूज करते हैं? पोलीगेमी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन। एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है इंस्पिंस्टर, नेक्स्ट दिया वैंडल, बैचलर और एडल्ट। तो एल्डरली अनमैरिड वुमेन की अगर बात की जाए तो एडल्ट में ये क्लियर नहीं होता है कि ये वुमेन है या मैन है ना? एडल्ट में ये चीज क्लियर नहीं होती है। और वही प्रोसेस बैचलर में भी फॉलो होता है, ये चीज उसमें भी क्लियर नहीं होती है। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब क्लियर हो गया कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? जैसे पहला वर्ड दिया स्पिंस्टर, तो इसका मतलब ही होता है, जैसे इसका मतलब है बर्बर या असभ्य होता है। और इसका मतलब क्या है? इंस्पेक्टर का मतलब क्या है? अविवाहित युवती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंस्पेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग अपडेट करते चलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है टू इंड्यूस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंड्यूस का मतलब बहलाना फुसलाना हो जाएगा। किस चीज के लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। किसी को बहलाना फुसलाना या लालच देना या राजी करना क्या कहलाएगा? अब इसमें कुछ वर्ड हैं
यानी जो आपके ऑप्शन दिए हैं जो कि इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ हैं जो कि सिमिलर, इनका वर्ड मीनिंग यानी कॉन्सेप्ट इनका टैली करता है। जैसे वर्ड दिया जैसे लैक्स, लैक्स का मतलब क्या है? लापरवाह या ढीला ढाला हो जाएगा। ठीक है, लापरवाह या ढीला ढाला हो जाएगा। और जो वर्ड दिया है इंसाइट, सेड्यूस और इंटाइस, तो देखा जाए तो इन दोनों वर्ड का, एक तो डी और तीसरा ए, इनके सिमिलर मीनिंग है। यानी इन दोनों के लगभग लगभग अगर देखा जाए तो इनके सिमिलर मीनिंग है। सिमिलर मीनिंग क्या है? जैसे राजी, मीनिंग राइट कर दिया जाए, उत्तेजित करना या भड़काना हो गया। तो यहाँ पर जो बात हो रही तो किस चीज के लिए राजी करना, प्रलोभन किस चीज का दिया जा रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स का। तो ना तो इंसाइट होगा और ना ही इंटाइस होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेड्यूस हो जाएगा। यानी आंसर हमारा निकल करके क्या आ रहा है? तो वर्ड मीनिंग जो हमारी निकल करके आ रही वो क्या है? सेड्यूस है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन पे आते हैं। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। तो जैसे वर्ड दिया है अवेरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके ऑप्शन है इनका एक एक वर्ड आपका वन वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है। अवेरी का मतलब क्या है? कि आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आ प्लेस वेयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी आगे दिया है, सेंटेंस दिया है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं अवेरी। अवेरी का मतलब क्या है? ये किसके लिए है? पक्षीशाला के लिए, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं। तो पूछा क्या क्या? आ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज, क्या कंसंट्रेट करना है? डेड बॉडीज। तो हॉस्पिटल में तो भैया बीमार लोग रखे जाते हैं, और जू में क्या है? यानी यहाँ पर चिड़ियाघर में भाई बर्ड्स, एनिमल्स सभी को रखा जाता है। और जो बात हो रही डेड बॉडीज को, यानी रिमेनिंग जो हमारा ऑप्शन बचता है, तो वो ऑप्शन क्या निकल करके आता है? ऑप्शन डी, मॉर्चरी, है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस आर इंस्टीट्यूशन। एसोसिएट से ही मिल करके बना है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएट से मिलकर के क्या बना है? एसोसिएशन। तो एन एसोसिएट इन एन ऑफिस आर इंस्टीट्यूशन। तो एक तो इसमें दो चीजें रखी हैं, ऑफिस या इंस्टीट्यूट की बात की गई है कि जहां पर आपका जो सहयोग करने वाला व्यक्ति हो, कहाँ? किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में, जो आपका कोई सहयोगी है या कोई आपका सपोर्टर है, मतलब आपका जो असिस्टेंट है, वो क्या कहलाएगा? तो असिस्टेंट तो भाई इसमें ऑफिस, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, कंपेनियन दिया है। तो कंपेनियन का मतलब क्या है? साथी या सहयोगी होता है। एलॉय का मतलब भी रिलेटेड मीनिंग ही है, मिलना या साथ देना, सहयोगी ही हो जाएगा। और अकॉम्प्लिश दिया है जो वर्ड, तो इसका मतलब भी साथ देना या सहयोग करना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सह अपराधी होता है। क्या होता है? सह अपराधी। यानी अपराध में साथ देने वाला क्या कहलाता है? अकॉम्प्लिस कहलाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट में जो आपका साथ दे, जो किसी ऑफिस में, यानी क्लियरली मेंशन किया गया है इन एन ऑफिस आर इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज किया जाएगा? वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कलीग। कलीग की स्पेलिंग भी आती है ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में, तो प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के वर्ड्स को।
इनका मतलब भी साथी या सहयोग करना ही होता है, लेकिन ये इन वर्ड से ये क्लियर नहीं होता है कि ये किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। साथ या सहयोग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये किसी प्रोफेशनल वे में जो बात हो रही है किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूट की, उसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे आंसर ना ए होंगे ना ही बी होंगे। और जो डी ऑप्शन है इसका मतलब भी साथी या सहयोगी होता है, लेकिन किसमें? अपराध में। तो अपराध की तो कोई बात नहीं हो रही है, किसी इंस्टीट्यूट यानी पॉजिटिव वे में बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी ना होकर के ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जो पूरे विश्व को, जो पूरे देश को अपने घर जैसा समझता है, यानी अपना घर समझता है, वो इससे रिलेटेड कल वन वर्ड कराए गए हैं, तो उसमें आपको बताया गया था क्या आंसर आएगा? कॉस्मोपोलिटियन। क्योंकि पैट्रियट का मतलब क्या है? देशभक्त होता है। क्या होता है? देशभक्त। नेशनलिस्ट क्या है? राष्ट्रवादी हो गए। और अगर बात की जाए मेट्रोपॉलिटन की, तो मतलब जैसे आपने सुना होगा मेट्रो सिटीज की बात की जा रही है, तो शहरीकरण की इन सब चीजों की तो बात थोड़ी ना हो रही है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, इसलिए आंसर इसमें ना तो बी है, ना सी है, ना डी है, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब है कि जो सभी चीजों को, मतलब पूरे विश्व को या देश को अपना समझता है, यानी समस्त संसार का, उसके लिए यूज किया जाता है कॉस्मोपोलिटियन। समस्त संसार का। चलिए अब आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, यानी जो विदाउट कंसल्टिंग का मतलब है जो दूसरों की राय नहीं लेता है, ठीक है, दूसरों से कंसल्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप पर्सन हो यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से राय ना ले, तो वो क्या करता है? वो अपनी मन मर्जी यानी अपने मन मुताबिक जो भी उसको दिशा निर्देश देने हैं, तो जो काम होते हैं, जो शासन किया जा रहा है, तो बिना किसी के इंटरफेयर के, मतलब सिंगल पर्सन के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है सिंगल पर्सन की, मतलब कि जैसे आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो हिटलर क्या था? तानाशाह था। तो तानाशाही व्यवस्था की बात हो रही है। तो एक तो यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया है तानाशाही के लिए ऑटोक्रेट, और दूसरा जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं ऑटोक्रेट, यानी जैसे बोला गया हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। तो अगर आपको ऑटोक्रेट नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में डिक्टेटरशिप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिक्टेटरशिप मिल जाएगा। अब बात करें अगर अदर वर्ड्स की, जैसे दिया डेमोक्रेट, तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए इंडिया में जैसे अभी चुनाव होने हैं, चुनाव कुछ जगह डेट डेट तो सब जगह लगभग आ गई है, फिक्स हो गया है। तो जो चुनाव हो रहे हैं तो इसमें क्या व्यवस्था है अपने यहाँ कि जनता अपना जो नेता चुनती है, तो जो नेता चुना जाता है वही हमारे ऊपर राज करता है। तो जनता के द्वारा जनता पर शासन करना, मतलब प्रजा के द्वारा प्रजा पर शासन करना, यानी प्रजातंत्र की बात जो हो रही है, तो डेमोक्रेट यानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो अगर बात की जाती कि प्रजातंत्र की, तो वहां पर हम डेमोक्रेसी ऑप्शन लगाते। और अगर स्टेटमेंट दिया रहे कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब ऑफिस से बना है ऑफिसर, ऑफिसर से बना है ऑफिशियल्स, यानी अफसरशाही या नौकरशाही, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूरोक्रेट यानी ब्यूरोक्रेसी। क्या यूज करते हैं? अफसरशाही। और इसका क्या है? प्रजातंत्र। ये किसके लिए है? तानाशाही व्यवस्था के लिए है। और फेनेटिक कौन होते हैं? ये कट्टरवादी या हठ धर्मिता के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कट्टरवाद के लिए यूज करते हैं फेनेटिक। नेक्स्ट दिया है अ मैन हु वेस्ट हिज मनी, कहां पर? ऑन लग्जरी। तो जो भोग विलास में, जैसे पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे? भोग विलास पर बहुत सारा पैसा
खर्च करते थे, शानो शौकत पे बहुत पैसा खर्च करते थे। तो यहाँ पर बात हुई है कि अमैन हु, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो वेस्ट का मतलब क्या है, जो फिजूल खर्ची करता है यहाँ पर, हिज मनी ऑन लग्जरी, लग्जरियस थिंग्स पर, जो अपना पैसा पानी की तरह से बहाए, उसे क्या कहते हैं, फिजूल खर्ची की इंग्लिश क्या होगी। तो इसमें वर्ड दिया जैसा कि पहला एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, बिना पूर्व तैयारी के, क्या होता है, बिना पूर्व तैयारी के। यानी अगर जैसे बोला गया कि जैसे आपने सुना होगा वर्ड जीडी और पीआई, तो जीडी और पीआई का मतलब सिस्टम क्या है कि जीडी में जैसे बैंक में बच्चे पीओ के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो जीडी होता है, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर वहाँ ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए, तो जीडी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया जाता है, उसकी आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, यानी उसके लिए आप कैसे जाते हैं, बिना किसी पूर्व तैयारी के। तो जो जो चीज़ हम, यानी ऑन द स्पॉट जो आपको करना हो बिना किसी तैयारी के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर टॉक का मतलब है कि ऐसा कन्वर्सेशन जो पहले से तैयार ना किया गया हो। तो एक्सटेम्पर टॉक बना किससे, एक्सटेम्पर से ही बना है। तो इसमें हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते, मतलब बिना पूर्व तैयारी के। तो एक वर्ड आपका ये भी बन गया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो भोग विलास की चीजों पर हम अपना पैसा पानी की तरह से बहा दें फिजूल खर्ची के लिए, तो वो वर्ड यूज करते हैं क्या, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। फिजूल फिजूल खर्ची या फिजूल खर्च, यानी एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। और दूसरा वर्ड क्या, अगर एक्स्ट्रावेगेंट नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा आपको स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मिल जाएगा, फिजूल खर्ची करना, है ना। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड जो आपके दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, क्या दिया है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। तो मेनी लैंग्वेज का मतलब जो बहुभाषी हो, बहुत सारी लैंग्वेज को जानता हो। तो पहला दिया है पॉलीगैमी, जो कि ऊपर आप अभी कर ही चुके हैं। तो पॉलीगैमी विवाह संबंधित हो गया। पॉपुलर का मतलब फेमस हो गया। फिर दिया है पेनेशिया, इसका मतलब क्या होता है, रामबाण होता है। यानी हर एक औषधि के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक बीमारी में क्या है, ये रामबाण इलाज है, तो रामबाण के लिए यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा पॉलीगॉट, मतलब जो कई भाषाओं को जानता हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉलीगॉट यूज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट दिया द वायलेशन आर प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड थिंग्स। तो जो पवित्र वस्तुएं हैं या पवित्र जैसे स्थान हो गए, उनको अपवित्र करना। क्योंकि वायलेशन का मतलब ही है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि पवित्र चीजों को या पवित्र स्थानों को अपवित्र करना, वायलेशन और प्रोफेनिंग, है ना, अपवित्रीकरण की बात की गई है। तो अपवित्रीकरण के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एक तो दिया है जैसे सोलमन, फिर दिया है सिनक्योर, फिर दिया पोस्थोमस, और फिर दिया सैक्रिलेज। तो ध्यान दीजिए कि जैसे ये वर्ड दिया है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एन ऑफिस विदाउट वर्क बट हाई पे, यानी पेमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन काम वहां पर क्या है, एन ऑफिस विदाउट वर्क, यानी काम जीरो है, लेकिन जो पैसा बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, मतलब सैलरी बहुत अधिक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिनेक्योर। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा, ये इस स्टेटमेंट के लिए रखा जाता है। फिर दिया है सैक्रिलेज, है ना। और नेक्स्ट इधर दिया जैसे ऑप्शन ए सॉल्मन। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वर्ड आपके यूज किए गए हैं,
पोस्थोमस का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत होता है। क्या होता है? मरणोपरांत होता है। और सॉलमन का मतलब एक तरीके से होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। और जबकि इसका मतलब क्या है? अपवित्रीकरण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिलेज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग, किंग का मतलब क्या है? राजा। तो राजा का मतलब ध्यान रखिएगा, इनके हिंदी वाले उसमें हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाएगा। मर्डर ऑफ अ किंग क्या हो जाएगा? रिजीसाइड। अगर मर्डर ऑफ मदर होता, मदर का मतलब मम्मी हो गया, तो ध्यान रखिए मर्डर ऑफ मदर इज नोन एज मैट्रिसाइड। ठीक है, क्या क्या यूज करेंगे? मैट्रिसाइड। और रिजीसाइड किसके लिए यूज किया गया? किंग के लिए। और मर्डर ऑफ मैन यानी होमिसाइड हो जाएगा मानव हत्या के लिए। और पैट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर के लिए, यानी पिता की हत्या। पैट्रिसाइड यानी पापा, पी फॉर पापा हो गए। ठीक है, पैट्रिसाइड यानी मर्डर ऑफ फादर हो गया। और मर्डर ऑफ मदर यानी माता की हत्या किसके लिए यूज किया गया? मैट्रिसाइड यानी माता की हत्या के लिए क्या यूज करेंगे? मैट्रिसाइड यूज करेंगे, है ना। और रेजिसाइड किसके लिए यूज किया गया है? किंग यानी राजा की हत्या। राजा की हत्या की बात की गई है, राजा की हत्या। राजा की हत्या के लिए क्या यूज करेंगे? और मानव हत्या नर हत्या के लिए क्या यूज करते हैं? होमिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आपके चार, आपके वन वर्ड और तैयार हो गए कि मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ मैन यानी ह्यूमन बीइंग की अगर बात की गई, और फिर दिया है मर्डर ऑफ किंग यानी रेजिसाइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। एंटीमॉर्टम कोई वर्ड होता नहीं है तो ये ऑप्शन में है, फिर भी इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट दिया है ऑटोप्सी और मॉर्ग्यू, फिर दिया है सरमेशन। तो आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। जैसे मॉर्ग्यू दिया है तो इसका मतलब होता है मुर्दा घर। क्या होता है? मुर्दा घर। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है? बात जो हो रही है वो हो रही है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। तो मुर्दा घर की बात थोड़ी ना हो रही है, एग्जामिनेशन की बात हो रही है कि जो 100 परीक्षण की बात हो रही है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जैसे सरमिशन दिया है तो इसका मतलब होता है दाह संस्कार। क्या होता है? दाह संस्कार। और जो वर्ड हमारा है आंसर यही आएगा, ऑटोप्सी का मतलब होता है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। 100 परीक्षण के लिए क्या यूज किया जाएगा? 100 परीक्षण के लिए क्या यूज करेंगे? ऑटोप्सी, है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो जहां पर पक्षी रखे जाते हैं, पक्षीशाला, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अवेरी यूज करते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को कुछ इस टाइप लिखा गया होता, आ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बर्ड्स की जगह क्या रख दिया गया होता? बीज का मतलब क्या है? मधुमक्खी की अगर बात की जाती तो मधुमक्खी जहां पर रहती वहां पर क्या यूज करते हैं? आप प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो आप क्या यूज करते? वैसे तो आंसर हमारा यही है, इसके लिए क्या यूज करते? अपेरी। और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड्स को जहां रखा जाएगा वो अवेरी कहलाएंगे। और नर्सरी जैसे एक तो पौधों की हो गई, बच्चों की हो गई, तो जहां पर प्लांट्स की बात करते अगर,
तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नर्सरी। और एक्सटेम्पर जो कि अभी बताया गया है कि बिना पूर्व तैयारी के, यानी एक्सटेम्पर टॉक, जो कि रिलेटेड अभी इससे पहले स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन किया ही गया है, बिना पूर्व की तैयारी के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेम्पर। फिर दिया है ऑफ अननोन ऑथरशिप। इसमें ध्यान दीजिए कि वर्ड जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो, अब देखिए एक्सटेम्पर को यहाँ पर भी रिपीट किया गया तो इसका लेना देना नहीं है, जो कि बता ही दिया गया है। एम्बिगियस का मतलब क्या है? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट या धुंधला होता है, यानी अनक्लियर हो गया या ग्लूमी हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसका जो आंसर होगा ऑफ अननोन ऑथरशिप, तो जैसे दिया है एनोनिमस और दूसरा दिया है एनोनिमस, तो इसका मतलब होता है सर्व सम्मति से, जैसे कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो बोलते हैं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, तो वहां पर हम अनएनिमस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ऑफ अननोन ऑथरशिप की, है ना, जो आपकी रचना है, जो आपका लेखन है ना, तो गुमनाम के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनोनिमस। क्या यूज करते हैं? एनोनिमस यूज करते हैं। बेनाम या गुमनाम। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आ टैंक वेयर फिश आर वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो जब बात हो रही है मछलियों की, तो इनको कहाँ पर रखा जाता है? जैसे बताया गया कि आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो बर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं? अवेरी यूज करते हैं। और आ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसके लिए जैसे अपेरी यूज करते हैं। तो ये दोनों तो नहीं होने हैं। अपेरी किसके लिए यूज करते हैं? बीज के लिए। अवेरी किसके लिए यूज करते हैं? बर्ड्स के लिए। और नर्सरी गया है कि यहाँ केवल फिश की बात थोड़ी ना हो रही, मतलब यहाँ पर फिश की बात अगर होगी तो नर्सरी आंसर नहीं होगा। वाटर प्लांट्स की ही अगर केवल बात होती तो नर्सरी आप यूज कर सकते थे। फिश के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्वेरियम, जो कि आप अपने घरों में रखते हैं, ऑफिस वगैरह में देखते हैं जहाँ पर मछली रखी जाती हैं, और उसमें कुछ प्लांट्स वगैरह भी आप जैसे रखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्वेरियम, है ना, मछली घर जिसको बोलते हैं। एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे आपने वर्ड सुना होगा जनगणना। ऑफिशियल कैलकुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? यानी इसमें जो पूछा गया है कि जो आधिकारिक तौर पर जो लोगों की जो काउंटिंग की जाती है, उसको हम हिंदी में जनगणना कहते हैं। तो आपने जैसे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक वर्ड आपने सुना होगा, सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है कि जैसे देखते हैं कि किसी मूवी में, किसी मूवी को रिलीज होने से पहले देखते हैं कि बहुत सारी मूवीज पे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि ये मूवी रिलीज नहीं होगी, इसमें ये सीन गड़बड़ है या इसमें ये सॉन्ग गड़बड़ है, तो लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर सेंसर बोर्ड उसको पास कर देता है, तो फिर वो आगे की प्रक्रिया होती है। तो सेंसर बोर्ड एक तरीके से क्या करता है? नियंत्रण रखता है। तो नियंत्रक की जो भूमिका होती है वो कौन करता है? सेंसर बोर्ड करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नियंत्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रक या नियंत्रण हो जाएगा। काउंटिंग जो, काउंटिंग का मतलब गिनना होता है, लेकिन आप रुपए गिन रहे हैं कि, मतलब ये चीज काउंटिंग से क्लियर नहीं हो रही है कि ये ऑफिशियली कैलकुलेशन हो रहा है ना। जनगणना का मतलब काउंटिंग थोड़ी ना होता, काउंटिंग का मतलब केवल गणना होता है ना। क्या होता है? गणना होता है, केवल इसका मतलब गणना होता है, जनगणना नहीं होता है। अब जैसे दिया है डेमोग्राफी, तो ये जनसांख्यिकी के लिए यूज किया जाता है। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? जनसांख्यिकी के लिए यूज किया गया है। जनगणना, क्या दिया है? जनगणना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो वन वर्ड बहुत इजी है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो जब ऑप्शन में आएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, तो जो महिलाओं का, यानी उनके अधिकारों का जो पक्ष लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं?
जैसे कलीग हो गया तो ये ऑफिशियली जो आपका सपोर्ट करें उसके लिए सहायक के लिए यूज करते हैं। ऑफिस में जो आपका ये सहयोग करें तो एक तरीके के सहायक होते हैं। लेकिन ये महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, ये चीज इससे पता नहीं चलती, यानी ये आंसर नहीं होगा। फिर दिया है एक्सटेम्पर, जो कि बताया गया है कि इसका मतलब क्या है, बिना पूर्व तैयारी के, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब दिया फेमिनिस्ट और वुमेनिस्ट, इन दोनों का लगभग लगभग सिमिलर मीनिंग है, लेकिन वुमेनिस्ट का मतलब स्त्रियों जैसा होता है। स्त्रियों जैसा होता मतलब ये फेवर करेंगे उनका, ये चीज क्लियर नहीं है। और फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, फेमिनिस्ट का मतलब है सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, जो इनके मामलों में इनके अधिकारों को लेकर के जो सपोर्ट करें तो वो क्या कहलाएंगे, वो फेमिनिस्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं, जो नारी अधिकारवादी हो, है ना, नारी अधिकारवादी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, कौन, यानी जो, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। और कार्डियोलॉजिस्ट कौन से हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हो जाएंगे। तो सर्जन मतलब शल्य चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे, शल्य चिकित्सा। और सर्जेंट जो होते हैं वो एक तरीके के अच्छे वकील भी होते हैं, और इनको हम हवलदार भी कहते हैं, जो हमारी पहरेदारी करते हैं। मतलब इसके दो वर्ड मीनिंग निकल करके आते हैं। तो वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, गायनकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, है ना, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, और गायनकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, जबकि सर्जन जो होते हैं वो शल्य चिकित्सक होते हैं। और सर्जेंट यहाँ पर स्पेलिंग जो राइट की गई है वो है, एक तो अच्छे वकील हो गए, या फिर हवलदार के लिए भी यूज किया जाता है। तो आज की जो क्लास थी, जैसे कि वन वर्ड के आपके नोट्स की भी प्रिपरेशन होती रहेगी, तो हम लोग क्लास और एक्सरसाइज दोनों कंटिन्यू रखेंगे। तो बाकी की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है, उसके एसआई और कांस्टेबल के बैच भी स्टार्ट हो गए हैं। यूपीपी एसएससी जीडी जो री एग्जाम होने हैं उनकी भी क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं। और आरओ एआरओ जिनको भी री एग्जाम देना है उनके लिए भी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रही हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, और इस मैसेज को कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, जो आपका जो स्टार्टिंग से जो सपोर्ट रहा है उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।